गौतम अडानी ने पिछले साल ही अपना 60वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन बीते 60 साल में पहली बार उनके साम्राज्य की चूल्हे हिली हैं। ऐसा नहीं है कि विवाद पहले नहीं हुए, लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं उसके बाद उनकी कुंडली में सियासत के राहु केतु बैठ गए। माननीय सदस्यगण, सेबी है, आरबीआई है, उससे कहीं पे चूक हुई है। हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार। गौतम अडानी की कहानी में ये वो नाटकीय मोड़ है जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी। सिर्फ 10 दिन के अंदर उनकी संपत्ति करीब 50 अरब डॉलर घट गई। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एलन मस्क ने ट्विटर का सौदा 44 अरब डॉलर में किया था और पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि करीब 70 देशों में दुनिया के सबसे कमजोर वर्ग के करीब 23 करोड़ लोगों का जीवन संवारने के लिए 51 अरब डॉलर की जरूरत होगी। लेकिन गौतम अडानी का क्या प्लान था ये उन्हें मालूम है। अलबत्ता उनकी कहानी का ट्रेजिक मूवमेंट यही है कि दौलत तेजी से गिर गई है। छब्बीस जनवरी की सुबह जब देश गणतंत्र दिवस के उल्लास में डूबा हुआ था और देश में संविधान नियम कायदे की बात हो रही थी, उस दिन देश के मीडिया में एक खबर आई। ये खबर थी उस समय तक एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी को लेकर। अमेरिका की एक वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि अडानी समूह खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल है। हालांकि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री 24 जनवरी को ही जारी की थी, लेकिन लोगों का ध्यान 26 जनवरी को गया। अखबार में खबर छपने के बाद 26 जनवरी को अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन जब 27 जनवरी को शेयर बाजार खुले तो अडानी ग्रुप को जमकर नुकसान हुआ। सिर्फ इसी दिन गौतम अडानी ने करीब 21 अरब डॉलर की रकम गंवा दी थी। इस बड़ी गिरावट के चलते अडानी ग्रुप के चेयरमैन का नाम उस सूची में भी आ गया जिसमें वो कभी शामिल नहीं होना चाहते होंगे। यह लिस्ट उन अमीरों की थी जिन्होंने महज एक दिन में सबसे ज्यादा दौलत गंवाई। अडानी इस सूची में एलन मस्क और जुकरबर्ग के बाद हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के महज 3 दिन बाद ही यानी 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी शेयर बाजार में सेकेंडरी शेयर जारी करने वाली थी। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं था, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ था। हिंडनबर्ग का दावा है कि उनकी रिपोर्ट 2 साल तक चली रिसर्च के बाद तैयार हुई है और इसके लिए अडानी ग्रुप में काम कर चुके पूर्व अधिकारियों के साथ साथ कई अन्य लोगों से भी बात की गई है और कई दस्तावेजों को आधार बनाया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में बनाई गई कई कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए किया। अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस की ऑडिट ऐसी कंपनी से कराई गई जो बहुत छोटी है और इसकी कोई वेबसाइट तक नहीं है। गौतम अडानी ने छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी बनाया है, जबकि उन पर कस्टमर टैक्स चोरी, आयात से जुड़े फेक डॉक्यूमेंट जैसे आरोप लग चुके हैं। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के खिलाफ भी सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। उन पर विदेशों में फर्जी कंपनियों के जरिए अरबों डॉलर अडानी की कंपनी में लगाने के आरोप हैं, जिसमें हवाला की रकम भी शामिल है। अडानी समूह की कुछ कंपनियों में आय को वास्तविक से अधिक दिखाया गया और बैलेंस शीट के साथ हेराफेरी की गई। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसे 88 सवाल हैं जिसके जवाब भी कंपनी की तरफ से 413 पन्नों में दिए गए। अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोप गलत नीयत से लगाए गए हैं। जवाबों में एक जवाब यह भी था कि यह रिपोर्ट किसी खास कंपनी पर किया गया बेबुनियाद हमला नहीं है, बल्कि ये भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है। ये भारत के विकास की कहानी और उम्मीदों पर हमला है। ये रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे अधूरे तथ्यों को मिलाकर तैयार की गई है। इसमें लिखे गए आरोप बदनाम करने की मंशा से लगाए गए हैं और जब अडानी समूह का आईपीओ लॉन्च होने वाला है
तो उससे ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग ने अपनी बदनीयती का सबूत दिया है। जवाब कुछ भी हो, लेकिन खेल बदल चुका था। अडानी की कहानी में परेशानी के बादल उमड़ने घुमड़ने लगे थे, क्योंकि मामला अब सियासी हो चला था। विरोधियों को अडानी के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना लगाने का मौका मिल गया था। संसद के अंदर और बाहर बयानों के गोले दागे जाने शुरू हो गए। मांग तो जायज है, इतने बड़े मसला तो इसको और इसका गंभीरता को मद्देनजर हमें जेपीसी की तरफ मांग किए गए है। हमारे पार्टी की तरफ से सरकार हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इजाजत दे। हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर्ड ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को कि इन्वेस्टर्स को एकदम उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दें। हालांकि 1 फरवरी की शाम को ही अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए का अपना एफपीओ रद्द कर दिया। कंपनी का ये अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ था और पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका था। फिलहाल गौतम अडानी के 60 साल की कारोबारी जिंदगी में ये सबसे मुश्किल वक्त है, जब पूरा विपक्ष उन्हें लेकर हमलावर है। ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 267 का नोटिस देते हैं, कोई चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। जेपीसी की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? सारे जो विपक्ष के पार्टियां हैं एक ही चीज मांग रहे हैं कि जो आजकल चल रहा है हमारे देश में, जो स्टॉक मार्केट्स के कोलैप्स हो रहे हैं, कि इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। अडानी समूह के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब निवेशकों का भरोसा बनाए रखने की है। It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. कहानी अब साख की है, जिसे गौतम अडानी कैसे बचाते हैं, यही बात उन्हें कारोबारी दुनिया का बाजीगर सिद्ध करेगी। आज तक ब्यूरो।